आप देख रहे हैं चरावली ई पाठशाला। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर मुगल साम्राज्य की, जिसमें हम पढ़ेंगे 1707 से लेके 1862 तक का समय। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, 1862। ये वो कालखंड है जो 1707, जिस समय दिल्ली पर बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है। और एक संयोग ये भी है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल भी बहादुर शाह नाम का ही था, इसलिए उसको बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। यानी कि उत्तर मुगल साम्राज्य की शुरुआती बहादुर शाह नाम के व्यक्ति से होगी और उत्तर मुगल साम्राज्य का अंत भी बहादुर शाह नाम के व्यक्ति से ही होगा। कई कई लोगों का डाउट आ रहा होगा कि सब बहादुर शाह जफर को तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया था, तो आपने यहाँ पे 1862 क्यों लिखा है? दोस्तों, 1857 की क्रांति में रंगून जरूर भेज दिया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को, लेकिन जो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1862 में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1862 लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया और इस उत्तर मुगल साम्राज्य में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप एक बार अपना जो हमने सिलेबस जो पहली क्लास थी उसको देख लीजिए। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको पता ही है हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था संघर्ष का युग, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी। उसके बाद हमारे दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली सल्तनत में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी वंश को ख़त्म करने के बाद हमने इन सब की प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम सीधा गए थे फिर सूफी और भक्ति आंदोलन में। तो हमने सूफी और भक्ति आंदोलन को भी एक ठीक से पढ़ रखा है। सूफी भक्ति आंदोलन के बाद हम गए थे प्रांतीय राजवंशों पर, जहाँ पे हमने इन सब के बारे में, आपको पता ही है, सब के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है। इन सबको, प्रांतीय राजवंशों को ख़त्म करने के बाद हमने स्टार्ट किया था आपका मुगल साम्राज्य, और इसकी हमने शुरुआत की थी बाबर के साथ। बाबर के बाद हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको सब के बारे में अलग अलग क्लास ले रखी हैं, जिसमें अकबर अकेले की 4 क्लास हैं। और इन सबको औरंगजेब तक ख़त्म करने के बाद फिर हमने सब के बारे में स्थापत्य कला यहाँ से लेके यहाँ तक, सेम साहित्य यहाँ से यहाँ तक, चित्रकला, मुद्रा, संगीत, प्रशासन, इन सब के बारे में अलग से पढ़ रखा है। जैसे कि आपको पता हो, अगर कोई प्रश्न पूछा था कि स्थापत्य कला का स्वर्ण किसको कहा जाता है, तो किसका काल था? याद करो, शाहजहां का काल। ठीक उसी प्रकार चित्रकला का स्वर्ण किसका था? जहांगीर का। और आपका साहित्य और संगीत का जो स्वर्ण युग था उसको किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकबर का काल। ये सब हमने पिछली क्लासेस में विस्तार से पढ़ रखा है। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर मुगल साम्राज्य, यानी कि औरंगजेब पर हमने खत्म किया था। आगे का जो दिल्ली का जो भी शासक होगा, जो भी बादशाह होगा, वो औरंगजेब के बाद का वाला होने वाला है। तो अब शुरुआत करेंगे हम उत्तर मुगल साम्राज्य। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें मैंने क्या बताया था आपको, बहादुर शाह प्रथम नाम के व्यक्ति से हम स्टार्ट करेंगे और सेम बहादुर शाह द्वितीय पे हम खत्म करेंगे। तो ये भी याद रख लेना कि उत्तर मुगल साम्राज्य बहादुर शाह फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। बहादुर शाह, आपको नाम बहुत सारे दिखाई पड़ रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे इतने 4-5 नाम तो कि 10-12 क्लास हो गई, तो इनमें तो बहुत क्लास नहीं, ये नाम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आगे आने वाली केवल 3 क्लास में सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम आज यहाँ बहादुर शाह प्रथम के साथ। उसकी अगली 3 क्लासों में पूरा उत्तर मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिलेबस पता ही है, मराठा साम्राज्य, ये भी 2 या 3 क्लासेस में। और उसके बाद है उत्तर मुगल साम्राज्य के स्वायत्त राज्य, ये भी 5 से 6 क्लास लेंगे। इसी प्रकार आपका पूरा मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। फिर सीधा चलेंगे हम आधुनिक पे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम उत्तर मुगल साम्राज्य बहादुर शाह प्रथम के साथ। दोस्तों, जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था औरंगजेब 1707 में मृत्यु होने के बाद उसका जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो छिड़ गया था। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, आजम, मुअज्जम और कामबख्श। इन तीनों में आपस में दिल्ली का बादशाह बनने की लड़ाई हो गई। तो सबसे पहले तो मुअज्जम और आजम के बीच जजाऊ का युद्ध हुआ और उस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को हरा दिया। उसके बाद बचा कामबख्श, और इस कामबख्श को भी 2 साल बाद हैदराबाद के युद्ध में इसने मार करके अपने रास्ते के दोनों कांटे निकाल दिए। और उसके बाद ये मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और ये वही व्यक्ति है जो औरंगजेब के बाद दिल्ली का अगला बादशाह बनता है। जैसे कि खुद औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मारने के बाद दिल्ली का बादशाह बना था, ठीक उसी प्रकार उसका पुत्र भी अपने 2 भाइयों को मारने के बाद दिल्ली का बादशाह बनता है। तो अब जैसे कि हमने कहा उत्तर मुगल बादशाह, तो जैसे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम दिल्ली का बादशाह बनता है, और इसके बादशाह बनने के साथ ही इन मुगलों का पतन भी
प्रारंभ हो गया था। उसके कारण क्या थे? एक तो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो आने वाले जो भी आपको जो भी बादशाह देखोगे वो सारे के सारे अयोग्य ही थे। दूसरा एक जागीरदारी संकट, तीसरा मनसबदारी प्रथा, और इन सब के कारण एक पूरा कह सकते हैं एक मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया। ये इन कमज़ोर शासकों के कारण जो जितने भी दिल्ली के अंदर आने वाले जो भी जागीरदार कहें, हिरासत कहें, प्रांत कहें, सूबा कहें, जो भी थे, वो उनके जो सरदार थे उनमें भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई स्वतंत्र होने की, क्योंकि दिल्ली कमज़ोर है तो हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो उसी की वजह से कह सकते हैं एक पतन का कारण बना। दूसरा यही वो समय था जब यूरोपीय कंपनियों का लगातार इंडिया में प्रवेश हो रहा था और व्यापार के नाम पे, और इन्हीं यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस सबसे ज़्यादा जमकर फ़ायदा उठाया, इस जो भी ये कमजोरी इनकी जो आ रही थी। एक चीज़ पर ध्यान देना दोस्तों, जब मैं औरंगजेब के बारे में पढ़ा रहा था उसके बाद भी जब मैंने प्रांतीय ये व्यवस्था बताई थी मुगल काल की, तो मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के काल में कुल 20 प्रांत थे या 20 सूबे थे, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय 21 प्रांत थे। तो 20 और 21 में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कई सारे लोगों ने 20 लिखा है, कई सारे लोगों ने 21 लिखा है। जिन लोगों ने 21 लिखा है उन लोगों में सब कई नाम हैं, जैसे कि हरीशचंद्र वर्मा हैं, डॉक्टर LP शर्मा हैं, और इन्होंने लिखा है कि ये औरंगजेब का काल 20 प्रांत थे। लेकिन इसके विपरीत दत्ता राय चौधरी मजूमदार व BK सिंह अग्निहोत्री ने औरंगजेब के सूबों के बारे में संख्या 21 बताई है, और इसके साथ ही इन्होंने 21 संख्या का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। उन्होंने बताया कि 14 उत्तर भारत में थे, 6 दक्षिण भारत में थे, और एक सूबा था अफगानिस्तान का। तो उन्होंने कहा है कि 14, 6, 20 और 21, इस तरह से उन्होंने 21 बताई है। लेकिन हरीशचंद्र वर्मा और LP शर्मा ने इसकी संख्या केवल 20 ही बताई है। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें या 20 या 21 होता है, तो अगर दोनों में से एक ऑप्शन तो आप आराम से टिक कर लेंगे, 20 को भी कर सकते हैं, 21 को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, ऐसा कई बार मैंने कहीं इसी भी एग्जाम में ये चीज़ देखी नहीं है कि दोनों 20 और 21 ऑप्शन हो। अगर दोनों आते हैं तो आपके लिए बड़ी कन्फ्यूजन की बात होगी, तो उसमें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 20 को ही टिक करना। चलिए अब बात करते हैं इस मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के शासनकाल के बारे में। सबसे पहली बात जो इससे संबंधित है वो ये है कि जितने भी आप मुगल कालीन बादशाहों के नाम देखोगे उन सब में सबसे वृद्ध मुगल शासक, यानी कि जिस समय यह गद्दी पर बैठा उस समय इसकी खुद की उम्र 65 वर्ष थी, यानी कि 65 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे वयोवृद्ध मुगल शासक कौन है? तो वो है आपका बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या मुअज्जम। और इसके बाद इसने लाहौर में बादशाह की उपाधि धारण की, क्योंकि ये हैदराबाद लड़ाई आया, लेकिन जिसने उपाधि धारण की थी जो कहाँ पे की थी, वो लाहौर में की थी। बाकी सब आप देख रहे हो ज़्यादातर दिल्ली में उपाधि धारण कर रहे हैं। तो इससे संबंधित 2 फैक्ट बनते हैं, एक तो ये कि सबसे वृद्ध मुगल शासक, दूसरा लाहौर में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, वो यही था, चाहे बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और मुअज्जम में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आपने पता होगा जब औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि शिवाजी को औरंगजेब ने अपने कैद में रखा था। शिवाजी के साथ साथ उसके पुत्र संभाजी भी तथा उसके पुत्र साहूजी को भी इसने 1689 यानी कि 1689 में कैद किया था। लेकिन इस बहादुर शाह प्रथम ने आते ही सबसे पहले, क्योंकि वृद्ध था, इसने सोचा लड़ाई झगड़े में कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, तो उसने कहा इसको मैं कैद से मुक्त कर देता हूं, तो मेरा जो भी मराठा है उनसे जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए इसने मुगल कैद से इस साहूजी को आज़ाद कर दिया था। उसके अलावा इसने अपनी ज़्यादा पचड़े में ना पड़ने के लिए जजिया कर को कुछ क्षेत्रों में समाप्त भी किया था। ये आप देख ही रहे हो, ये लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कई सारे लोगों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा है। सबसे पहले मराठों से मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए उसने जेल से रिहा कर दिया। इधर हिंदुओं में कुछ अपनी भावना हो तो कुछ दिल्ली के आसपास कुछ क्षेत्रों में इसने जजिया कर को समाप्त किया। उसी कड़ी में इसने सिखों के साथ, क्योंकि औरंगजेब के समय में सिखों से संबंध बहुत खराब हो गए थे, उस समय सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो उनसे रिश्ता बेहतर करने के लिए इसने गुरु गोविंद सिंह को आगरा में अपने यहाँ पे बुलाया और उनको खिलत प्लस उच्च मनसब प्रदान किए। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह आगरा में इस बहादुर शाह प्रथम से मिलने के बाद वापस जा रहे थे, वो जा रहे थे महाराष्ट्र नांदेड़ की तरफ, तो वहाँ पे जमशेद खां पठान ने इनको
छुरा मार के इनकी हत्या कर दी। नांदेड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है उस जगह पर। तो उसी जगह पे आपको पता है यहाँ पे यहीं पे गुरु गोविंद सिंह की समाधि भी है। ये नांदेड़ अभी भी कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था, मीडिया में आया था। जब आपको पता हो तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से कुछ सिख पंजाब गए थे, बोले थे कि वहाँ किसी एक गुरुद्वारे से सिखों को ले जाया गया। तो आपको याद हो तो वहाँ पे नांदेड़ नाम आया। तो नांदेड़ के गुरुद्वारे से कुछ सिख गए थे। तो नांदेड़ में क्या है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब बिहार में। तो उनका पंजाब से बिल्कुल कोई संबंध नहीं ना। तो इनका जन्म ही पंजाब में हुआ और ना ही इनकी जो समाधि है वो पंजाब में। जन्म पटना साहिब में है इनका गुरुद्वारा, और जो समाधि है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ये गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के गुरु थे, 10वें गुरु। तो अब आप कहीं समझ में आई होगी, गुरु गोविंद सिंह जब आगरा से जा रहे थे महाराष्ट्र, नांदेड़ में जमशेद खान पठान ने कर दी इनकी हत्या। तो अब हालांकि इसमें मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का कोई हाथ नहीं था, लेकिन सिखों के मन में ये डाउट गया कि ये जो हत्या कराई है गुरु की, वो मुगल बादशाह ने ही कराई है। तो इससे सिखों में बहुत उबाल पैदा हो गया, यानी कि मुगलों के खिलाफ जो पहले से ही कट्टरता थी वो कट्टरता और चरम पर पहुंच गई। और इस भावना का जो नेतृत्व किया वो किया बंदा बहादुर नाम के व्यक्ति ने। और ये बंदा बहादुर जो अपने आप को सच्चा बादशाह की उपाधि दे रखी थी, इस व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किया। अभी इन नामों का कंफ्यूज मत होना, सिख, सच्चा बादशाह, बंदा बहादुर। जब हम अभी पंजाब प्रांत के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। एक एक करके चीज़ों को आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इतना याद रखिए कि गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह प्रथम से आगरा से मिलने के बाद महाराष्ट्र जा रहे थे। बीच में नांदेड़ में उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद सिखों में और मुगलों में जो संबंध है वो और ख़राब हो गए थे। और उस गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों की जो लीडरशिप की थी वो किसके हाथ में आ गई थी, बंदा बहादुर के हाथ में। इसी बीच क्या होता है कि बंदा बहादुर मुगलों से अपनी गुरु की बदला लेने के लिए बीच लड़ाई कर रहा था, क्योंकि ये मुगल बादशाह खुद ही एक वृद्ध था, 65 साल का तो था ही। और 712 में आता है कितने साल का हो गया, ये 65 और 5 70 साल का। तो बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध में बंदा बहादुर का जो साथ था वो जाट नेता चूड़ामन ने, चूड़ामन कहाँ पे थे, ये भरतपुर वाले जाट नेता। तो भरतपुर के जाटों ने भी, भरतपुर और उसके आसपास के मथुरा, आगरा, हाथरस, ये भी जो आजकल के जो जाट हैं, यहाँ के लोगों ने भी इस बंदा बहादुर सिखों का भरपूर साथ दिया। और इसी बीच लड़ते लड़ते मुगल जो बादशाह था बहादुर शाह, वो इस चीज़ से खिद्ध था, परेशान हो गया। और इसी लड़ाई में उस बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मुगल बादशाह मरता है, कोई भी पहले से आप देखते आ रहे हो, जो भी मरता है नीचे उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मुगल बादशाह मरा, नीचे जो उसके लड़के वड़के थे उन सब में अपना अगला बादशाह बनने के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई। और इस लड़ाई के चक्कर में वो ये भूल गए कि उनका बाप जो मर गया है उसको दफनाना भी भूल गए। वो 10 सप्ताह, यानी कि आप सोच सकते हो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 2.5 महीने तक इस मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जो शव था वो ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने उसको दफनाया भी नहीं। जहांगीर शाह उत्तराधिकार युद्ध में जब दिल्ली का बादशाह बना, उसके बाद ही इसने अपने बाप का जो शव था वो 2.5 महीने के बाद दिल्ली में कहीं पर इसको दफनाया। तो आप देख सकते हो उत्तराधिकार या बादशाह बनने की इनमें कितनी ललक होती थी। तो उसके, क्योंकि ये बुढ़ा था, उसको ज़्यादा ये इतना मतलब वृद्ध होने के बाद इसको दुनियादारी का पता ही नहीं था नीचे चल क्या रहा है। आप खुद देख लो ना, तो उसने सिख गुरु को मरवाया और इसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। तो इसको नीचे वाली चीज़ें कुछ पता ही नहीं थी कि मेरे पास ये चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। तो इसीलिए लोगों ने इसको बोला कि साहिब बेखबर। साहब आपको कुछ पता ही नहीं दुनियादारी में कहाँ चल रही है। जो साहिब बेखबर हैं, इसकी जो संज्ञा दी थी वो दी थी इतिहासकार खफी खान ने। उसने कहा था कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि इसे लोग साहिब बेखबर मानते थे। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं ओवन सिडनी, इन्होंने कहा है कि मुगल बादशाहों के बारे में कि ये एक अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं। इसके बाद जो आने वाले वो इतने निकृष्ट थे, आप खुद सोच सकते हैं कि उनके बाद ये बोल रहा है कि उनके बारे में तो कुछ लिखना, क्या लिखें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस इतना याद रखिए कि जो बहादुर शाह प्रथम है, इसके बारे में साहिब बेखबर किसको बोलते थे, बहादुर शाह प्रथम को। दूसरा सबसे वयोवृद्ध बहादुर शाह प्रथम,
और तीसरा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो हुई वो इसी से मिलने के बाद हुई थी नांदेड़ में। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बंदा बहादुर के खिलाफ जो सबसे पहले जो भी जो अभियान छिड़ा वो किसने छिड़ा, इस बहादुर शाह प्रथम ने। इसी के साथ ये बहादुर शाह प्रथम का आप कहानी समाप्त करते हैं। अगला है जहांगीर शाह, उसको भी आज ही समाप्त कर लेते हैं। ये हमने देखा ही था कि उत्तराधिकार युद्ध कितना लंबा चला था, और इस उत्तराधिकार युद्ध में जो जहांगीर शाह जो अगला बादशाह बन के उभरा, उसका सबसे सारा साथ दिया था जुल्फिकार खान ने। और इसी जुल्फिकार खान के मतलब प्रयासों के बाद ही जहांगीर शाह दिल्ली का बादशाह बन पाया था। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस जहांगीर शाह को भी बादशाह बनने के लिए अपने 3 भाइयों की हत्या करनी पड़ी थी। इसका जो बाप था बहादुर शाह, वो उसको भी तो अपने 2 भाइयों की हत्या करके बादशाह बनना था। उसका बाप औरंगजेब, उसने भी अपने भाइयों को मारा था। तो यहाँ इसमें मुगल घराने में ये एक तरह से परंपरा सी बन गई थी, यानी कि कोई भी जैसे ही मुगल बादशाह मरेगा तो उनके भाइयों में से जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही दिल्ली का बादशाह बन पाएगा, बाकी जो थोड़ा कमजोर होगा उस बेचारे को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। तो इसमें सब साथ दिया किसने, इसका जुल्फिकार खान ने। तो इस जुल्फिकार खान ने साथ दिया, तो जुल्फिकार खान को इनाम तो मिलना ही था। तो इस जुल्फिकार खान को जहांगीर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही वजीर बना दिया। हालांकि केवल 1 साल ही रहा, 712 से 713 तक। तो सबसे पहले तो उसने जुल्फिकार खान को इनाम दिया, भाई तूने मेरा साथ दिया, ले तुझे मैं अपना वजीर बनाता हूँ। साथ ही जो जुल्फिकार का जो पिता था असद खान, उसको बना दिया वकील। वजीर और वकील और वजीर क्या है ये आप उसमें देख लेना, पिछली जो क्लास में मैंने दी थी। और ये दोनों कौन थे, जुल्फिकार खान और असद खान, ये ईरानी जो अमीर थे उनके नेता थे। तो वास्तविक सत्ता इन्हीं दोनों के हाथों में थी, क्योंकि ये तो इनकी कठपुतली बन के रह गया था केवल। ठीक है, तो उसके बाद आप नाम देखते हो जय सिंह। ये जय सिंह वही हैं जिसको आप पूरा नाम अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। यानी कि इसमें राजा तो समझते ही आप, 2 उपाधियां इसके सामने लगी हुई हैं, एक सवाई की और एक मिर्जा की। तो जो मिर्जा की जो उपाधि थी वो दी थी इस जहांगीर शाह ने, और जो सवाई की उपाधि है वो आगे आने वाला एक बादशाह देगा, उसको मैं जब आगे आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आमेर के राजा जय सिंह को इसने मिर्जा की उपाधि दी, और उपाधि देने के बाद इसको बना दिया अपने मालवा, जो इसी के अंतर्गत आता है, उस मालवा का सूबेदार। दूसरा, जय सिंह के अलावा मारवाड़ यानी कि जोधपुर और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, वहां के राजा थे राजा अजीत सिंह। अब इसने कहा कि राजा, आप अपने आप को राजा नहीं, अब अपने आप को महाराजा बोलिए। तो उसने उसको उपाधि दी महाराजा की, और साथ ही साथ जो गुजरात था उस गुजरात का सूबेदार भी किसको बना दिया, महाराजा अजीत सिंह को। तो 2 लोगों को इसने उपाधियां दी, एक तो राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि एंड राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि। और मालवा का सूबेदार किसको बना दिया, जय सिंह को, और गुजरात का सूबेदार किसको बना दिया, अजीत सिंह को। ये ज्यादातर लोगों से मेल मिलाप ही करना चाहता। आप देख रहे हो, आमेर के राजा से मेल मिलाप कर लिया, इधर मारवाड़ के राजा से को अपना मेल मिलाप कर लिया। उसके अलावा इसने एक बहुत अपने लिए एक कह सकते हैं जो सबसे बड़ा इसके जगह का कांटा बन चुका था, वो था बंदा बहादुर, सिखों का जो नेता था। तो उसने कहा उधर पंजाब में बंदा बहादुर, इधर भरतपुर आसपास के जाट, इधर बुंदेलखंड के बुंदेला, ये तीनों से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो उसने दिमाग लगाया, इसने भरतपुर के जाट और बुंदेलखंड के छत्रसाल, इन दोनों से मैत्री कर ली, और प्लस दोनों से मैत्री करने का सोचा 2 से मैत्री कर लूंगा, तीसरे का मैं दमन कर सकता हूं। इसीलिए जाट चूड़ामन और छत्रसाल बुंदेला से इसने मेल मिलाप कर लिया, केवल बंदा बहादुर के प्रति इसने दमन जारी रखा। इसके अलावा जो नीचे साउथ में जो मराठा थे, उनकी चौथ और सरदेशमुखी की शर्त इसी पर वसूली करने का उनको अधिकार दिया गया कि जो वसूली करेंगे वो पहले मुगल अधिकारी करेंगे, उसके बाद ही आपको देंगे। ये चौथ और सरदेशमुखी मराठों की, जो मराठा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ इसका हम जिक्र पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार केवल इसी शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी कमी कहें, और इसी कमी के कारण इसने इसको दिल्ली की गद्दी भी गंवानी पड़ी, वो इसकी कमी थी लाल कुंवरी नाम की एक वैश्या, जो कि इसके जो दरबार था वहाँ पे नृत्य वगैरह करती थी, और उसके प्रेम में इतना पागल सा हो गया था कि उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा था वो लाल कुंवरी उठा रही थी। यानी कि अपने लोगों को, सगे संबंधियों को वो इधर मुगल घराने में राजकाज में अपना सेट करती जा रही थी। इस चीज़ को इसका जो भतीजा था जहांगीर शाह का
फर्रुखसियार वो सब देख रहा था। जैसे उसको लगा कि ये जहांगीर साहब पूरा एक तरह से मतलब पागल सा हो गया है, उसने मौके का फायदा उठाया और 1713 में ही इसको गद्दी से हटाया और खुद बादशाह की गद्दी हासिल कर ली। इस प्रकार आप अगला जो बादशाह देखोगे वो बादशाह होगा फर्रुखसियर। तो इतिहासकारों ने जैसे कि बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर बोला था कि साहब आपको तो कुछ पता ही दुनियादारी में क्या चल रहा है, ठीक उसी प्रकार खफी खान ने इस जहांगीर साहब को बोला है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख क्यों बोला? उसने बोला कि शासनकाल नर्तकों गायनों के इतना अनुकूल था, इसलिए इसको लंपट के तुम तो इतने मूर्ख व्यक्ति हो कि तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम्हारे नीचे से आपकी गद्दी चली गई और आप इस लाल कुंवरी नामक वेश्या के प्रेम में पागल हो गए। तो ये दोनों उपाधियां हैं। जो लंपट मूर्ख की उपाधि किसको दी? इस जहांगीर शाह को। वो किसने दी? खफी खान ने। और इसी खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को जो उपाधि थी साहिब बेखबर की, तो साहिब बेखबर और लंपट मूर्ख दो अलग अलग व्यक्तियों को दी हैं उपाधियां, और दोनों उपाधियां किसने दी हैं? एक ही व्यक्ति इतिहासकार खफी खान ने। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फर्रुखसियर और उसके आगे आने वाले बहुत छोटे छोटे रहेंगे, वो 3-4 हैं। और आधी क्लास कल खत्म कर लेंगे और उसके बाद एक और क्लास आएगी, उसमें हम सारे जो उत्तर मुगल काल हैं सबको समाप्त कर देंगे।